नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बैच शुरू किया है, वर्दी जीके जीएस बैच। इसमें हम लोग प्रत्येक दिन जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग वही प्रश्न करेंगे जो ज़्यादातर पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना अधिक है। हम लोग प्रत्येक दिन 30 प्रश्न किया करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करके यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है? लैक्टोज के कारण, फ्रुक्टोज के कारण, माल्टोज के कारण या राइबोज के कारण? बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज के कारण। और साथ ही साथ बताया जाए कि फ्रुक्टोज में फलों में पाया जाने वाला यह एक शर्करा है। और साथ ही साथ कभी कभी आपने पढ़ा होगा लैक्टोज, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है। तो लैक्टोज की बात करेंगे तो लैक्टोज ये शर्करा किस में पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। और माल्टोज जो दी है, ये माल्टोज किस में पाई जाती है? तो हम कहेंगे अनाज में। माल्टोज अनाज में पाई जाती है। और राइबोज तो पता है डीएनए में पाई जाती है। तो फलों में फलों का मीठा होने का कारण क्या है? फ्रुक्टोज, क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। लैक्टोज किस में पाई जाती है? दूध में। माल्टोज किस में पाई जाती है? अनाज में। और राइबोज डीएनए में। इसी तरीके से हम लोग प्रश्नों को अच्छे तरीके से विस्तारित रूप से समझते हुए चलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, इनमें से किसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौर्य शासक या मौर्य राजा अशोक। अच्छा, ये इनका नाम अशोक कहाँ से देखने को मिलता है? तो 2-3 अभिलेख हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे एक तो था मास्की अभिलेख से इनका नाम अशोक देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक और गुर्जरा, कौन सा? गुर्जरा अभिलेख से भी इनका नाम देखने को मिलता है अशोक। और अगर आप याद रखें तो कभी कभी ऑप्शन में उडेगोलम भी दे देता है। इन 3 अभिलेखों से क्या पता चलता है कि जो अशोक का वास्तविक नाम क्या था? अशोक था। बाकी देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो हम कहेंगे अशोक का भी नाम था। लेकिन प्रश्न पूछता है कि अशोक का नाम किस अभिलेख से पता चलता है कि उनका नाम अशोक था? तो मास्की, गुर्जरा और उडेगोलम अभिलेख से पता चलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल या विधि विभाग का महासचिव? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। अच्छा, बताइए महाधिवक्ता का कार्य क्या होता है? तो सरकार को क्या होता है? सरकार को विधिक सलाह, सरकार को विधिक सलाह देता है। किसको? राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है। कौन? महाधिवक्ता। इस तरीके से राज्य का उच्चतम विधिक अधिकारी कौन हो जाएगा? महाधिवक्ता। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि विस्मार्क कौन था पहले, ये आपको पता होना चाहिए। तो विस्मार्क जर्मनी का उसने एकीकरण किया था। और भारत में अगर देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? रियासतों का एकीकरण किया था। किसका किया था? ये थोड़ा सही कर लेते हैं, हम क्या बताएंगे? रियासतों का एकीकरण, रियासतों का एकीकरण किया था। तभी इनको क्या कहा जाता है? भारत का विस्मार्क कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का
नियामक केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला या जो है पोन्स? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लोगेंटा। ये क्या है? तो ये मस्तिष्क के पिछले भाग में पाया जाता है। कहाँ पे होता है? ये मस्तिष्क के पिछले भाग में, मस्तिष्क के पिछले भाग में पाया जाता है। इसलिए जो ये क्या करता है, ये इसका कार्य जैसे हम आपको बताएं तो भोजन को या जो है निगलने उगलने, इस तरीके के साथ साथ जो है धड़कनों को नियंत्रित करने, रक्तदाब, इनको सबको नियंत्रित करने का काम जो है मेडुला करता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर या अहमदाबाद? तो मोती मस्जिद कहाँ है दोस्तों? आगरा में है। और किसने बनवाई? तो हम बताएंगे शाहजहाँ ने बनवाई। और साथ ही साथ अगर मान लो आगरा ना दिया होता, एक ऑप्शन इसमें आगरा को हटा के क्या क्या दिया जाता? दिल्ली। तो दिल्ली में अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में किसने बनवाई थी? तो दिल्ली में औरंगजेब ने बनवाई थी, औरंगजेब ने। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगर आगरा की बात करेंगे तो हम कहेंगे शाहजहाँ ने बनवाई, और दिल्ली में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, या वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं? तो ये तो सभी को जवाब पता होगा कि उनमें जो है अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। इसका सही जवाब ये होगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। पूना समझौता 1932 इनमें से किसके बीच हुआ था? नेहरू और अंबेडकर, गांधी तथा अंबेडकर, मालवीय तथा अंबेडकर, या गांधी तथा नेहरू? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी और अंबेडकर के मध्य में जो है पूना समझौता हुआ था, और इसमें जो है गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि उनके अनुयायियों ने पूना समझौते में हस्ताक्षर किए थे। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था? 73वां, 74वां, 71वां या 72वां? तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या होगा? 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9A जोड़ा गया था, और इसी में जो है स्थानीय निकाय सरकार को जोड़ा गया था, और इसी के अंतर्गत जो है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो हम कहेंगे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? मदुरै, अरिकामेडू, पुम्पुहर या सुरसी? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरिकामेडू। और अरिकामेडू कहाँ है आजकल? तो पुदुचेरी में। तो संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या होता था? अरिकामेडू, जो कहाँ है? पुदुचेरी में। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5, 6, 4, 3, 2? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से, ये आप बताइए। तो इसका चलो जवाब आप बताएं, कमेंट बॉक्स में दीजिए कि जो है कितने न्याय हैं। तो हमने बता दिया है कि न्यायिक आदेश 5 हैं। कौन कौन से, चलो हम ही बता देते हैं। एक तो हम बताएंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हम क्या बताएंगे? परमादेश। तीसरा प्रतिषेध। आप सब एक कॉपी बना लीजिए, उसमें ये लिखते चलिएगा। अगला उत्प्रेक्षण, और अंतिम अगर बात करेंगे तो अधिकार परीक्षा। ये जो है 5 प्रकार के न्यायिक आदेश बताए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स या चार्ल्स कॉर्नवालिस?
तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की गई है तो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब बने थे? 1774 ईस्वी में। अगला देखते हैं, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? शर्करा, वसा, घुलनशील विटामिन, खनिज या प्रोटीन? तो लीवर किसका भरपूर स्रोत है? तो वसा, घुलनशील विटामिन। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? तो उसका हम जवाब देंगे, कहेंगे ए डी ई के। ए डी ई के ये जो है वसा में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा? तो ये तो सिंपल प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लोहा। अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की या राष्ट्रपति शासित सरकार की? तो ये किसकी दोहरी नागरिकता विशेषता होती है? संघीय सरकार की। और ये कहाँ है? तो हम बताएंगे दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो अमेरिका में है। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास या हरिश्चंद्र? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाणभट्ट जो है हर्षचरित के लेखक थे। अच्छा, अगला बताइए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित दिखता है? श्वेत, लाल, बैंगनी या हरा? तो कौन सा रंग विचलित दिखता है? तो हम कहेंगे बैंगनी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18 है, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम, इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी मान लीजिए। अगला है 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1773 का विनियामक अधिनियम या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी बोल सकते हैं। और इसमें जो है, जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, उसमें सबसे पहले जो न्यायाधीश बना था वो कौन था? इम्पे। कौन था? इम्पे। अगला देखते हैं, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन सा है? लसीकाणु, केंद्राणु, बिंबाणु या जो है लाल रुधिर कणिका? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केंद्रकाणु। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला है प्रश्न संख्या 20, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1973, 1992, 1993 या 1962? तो टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो हम बताएंगे 1973 को। अच्छा, 1992 में कौन सा शुरू किया गया था? तो 1992 में हम बताएंगे हाथी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973। अगला है, संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद? किसमें पूछा गया? संसद में शामिल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 79 में इसका वर्णन किया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 22, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या बलबन की? किसका क्या पूछा गया? रजिया सुल्तान। तो ये किसकी बेटी थी? तो हम बताएंगे ये बेटी थी इल्तुतमिश की। और आप सभी को पता है यह जो है दिल्ली सल्तनत की
एकमात्र, कौन, रजिया के बारे में बात करी जा रही है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। और इनका कार्यकाल अगर हम बात करें तो अब कहेंगे 1236 से, पेन चेंज कर लेते हैं, 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल रहा है। यह जो है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। अगला देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड। तो ये तो सभी को पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, गुर्दे का निस्कंदन इकाई कौन सी है? एक्सान, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या पीत फाइबर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, नेफ्रॉन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा ये बताइए गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो गुर्दे में लगभग कितने? 10 लाख। गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को, या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को, या यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या बोला जाता है? संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा, अपाला, मैत्रेयी या गार्गी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गार्गी ने दी थी। और गार्गी का वर्णन इसमें किसमें किया गया है, जो है गार्गी और याज्ञवल्क्य का? तो हम बताएंगे इनका वर्णन जो है किसमें किया गया? बृहदा को थोड़ा सही कर लेते हैं, किसमें किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? गार्गी और याज्ञवल्क्य का किया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्षी या आभासी और अधोशीर्षी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा बनता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद। तो अभी आपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संसद। क्यों? क्योंकि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का वर्णन है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79। इसमें बताया गया है कि जो है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है। प्रश्न संख्या 29 है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.8, 6.6 या 7.4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7.4। वैसे कितना होता है? तो हम कहेंगे 7.3 से 7.6 के बीच में होता है। तो उसमें ऑप्शन कौन सा दिया है? 7.4। तो ये सही इसका जवाब होगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, विषाणु द्वारा या उपरोक्त सभी। तो प्लेग की जो बीमारी होती है वो जीवाणु द्वारा होता है। और हम कहेंगे ये जीवाणु कहाँ पाया जाता है? तो ये चूहों के शरीर में पाया जाता है। ये चूहों के शरीर कह सकते हो, जो ऊपर उसकी खाल होती है उसमें बैठे रहते हैं, और यही जो है प्लेग का कारण बनता है। आप सभी को पता है प्लेग जो है बहुत भयानक बीमारी है। और इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने कुल जो है 30 प्रश्न किए हैं। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो गया है कि नोटिफिकेशन आ गई है, आप बहुत ही शिद्दत के साथ जो है तैयारी में जुट जाइएगा। और हम लोग जो है प्रत्येक दिन जो है
30 प्रश्न किया करेंगे और उसमें आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी ये लिंक भेजिए जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और हम अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने लाते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।